Hello everyone, we are here again with the next method of national income. हम नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस कर रहे थे हमारे जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें। तो नेशनल इनकम को जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास थ्री डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उन थ्री डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जो तीन मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज योर वैल्यू एडिड मेथड। जो पहला मेथड होता है वो कौन सा होता है? वैल्यू एडिड मेथड होता है। एंड वैल्यू एडिड मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। जो वैल्यू एडिड मेथड होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड होता है। देन सेकेंड वन इज योर इनकम मेथड एंड इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जो हमारा इनकम मेथड होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? फैक्टर पेमेंट मेथड होता है, या फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं। देन थर्ड वन इज योर एक्सपेंडिचर मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज डिस्पोजेबल मेथड और डिस्पोजिशन मेथड। ठीक है, तो आज हम सेकंड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो सेकंड मेथड होता है वो होता है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड इज सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज, जो इनकम मेथड है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? फैक्टर पेमेंट मेथड। इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट मेथड। इनकम मेथड को हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं या फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं। इसका जो दूसरा और तीसरा नाम है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जब हम इनकम मेथड की हेल्प से नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं, जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, तो उसके लिए हम फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो भी पेमेंट्स होती है उसको बेस लेके चलते हैं और उसी के बेसिस पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आप सबको पता है कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करते टाइम हमें कुछ फैक्टर्स को यूज करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजों को यूज करना पड़ता है जो हेल्पफुल होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। और वो जो चीजें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम इन चार चीजों को यूज करते हैं जब भी हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन करते टाइम हम इन चार चीजों को यूज में लेते हैं और यही चार चीजें जानी जाती है बाय द नेम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब भी हम इन चीजों को यूज करते हैं तो उसके बदले में हमें इनकी कुछ रीपेमेंट्स करनी पड़ती है जिसको हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं। तो जब हम इनकम मेथड की हेल्प से हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम फैक्टर्स के बदले में जो पेमेंट करते हैं उसी को बेस लेके चलते हैं और उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट मेथड दैट इज इनकम मेथड। तो जब भी हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इनकम मेथड के थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उन तीन कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो वही तीनों कंपोनेंट्स हमारी हेल्प करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। और ये जो हमारे तीन कंपोनेंट्स है ये कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसका जो पहला कंपोनेंट है वो क्या होता है? हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है कि जब भी हम काम करते हैं, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो विदाउट लेबर और विदाउट एम्प्लॉय हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। जब भी हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी प्रोडक्शन वर्क करेंगे तो हमारे पास बाकी के चाहे सारे फैक्टर्स है, बट अगर हमारे पास लेबर फैक्टर नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, काम करने वाला बंदा नहीं है, तो वो काम हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अब एम्प्लॉयज जब हमारे पास काम करेंगे, कोई भी लेबर जब हमारे पास काम करेगा तो वो बदले में फ्री में तो वो काम करेगा नहीं हमारे पास, वो बदले में जो भी रिसीविंग करेगा या बदले में जो भी हमारे पास मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लेगा उसको हम नाम देते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। कि एम्प्लॉयज ने हमारे लिए जो भी काम किया था उस काम के बदले में एम्प्लॉय जो भी रिसीविंग करेगा, एम्प्लॉय जो भी हमारे से लेगा वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है। ठीक है, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है इसके हमारे तीन सब पार्ट्स होते हैं जिनको मिला के कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बनता है। जब भी हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट वन इज योर वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है आपका? वेजेस एंड सैलरी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का फर्स्ट पार्ट क्या है? वेजेस एंड सैलरी। अब वेजेस एंड सैलरी क्या होता है?
आप सबने वर्ड सुने हैं, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस क्या होता है? मजदूरी होती है, और सैलरी क्या होता है? वेतन होता है। ये क्या होते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय किसी के यहाँ काम करता है, किसी एम्प्लॉयर के अंडर में काम करता है, तो मॉनेटरी फॉर्म में, क्लियर, मनी के फॉर्म में वो जो भी रिसीविंग करेगा उसको हम वेजेस एंड सैलरी के नाम से डिनोट करते हैं। ये हमारे मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। जब भी हम किसी के पास काम करते हैं तो मनी के फॉर्म में जो भी हम चीज लेते हैं, जो भी पैसा हम उससे रिसीव करते हैं, वो वेजेस एंड सैलरी होता है। इट मीन्स कि रिसीविंग इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज वेजेस एंड सैलरी। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों को लेके चलते हैं, बट जो मॉनेटरी टर्म में होता है, जो मनी की फॉर्म में होता है, उसको हम वेजेस एंड सैलरी के नाम से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब मनी के फॉर्म में तो वेजेस एंड सैलरी हो गया, इसके अलावा कुछ और भी हमारे ऐसी सर्विसेज होती है जो हमारा एम्प्लॉयर या हमारा ओनर हमें प्रोवाइड करता है, और उसको हम नाम देते हैं पेमेंट इन काइंड का। किसका नाम देते हैं? पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या है? नॉन मॉनेटरी जो रिसीविंग होती है, ठीक है, नॉन मॉनेटरी जो भी रिसीविंग होती है एम्प्लॉइज को बाय देयर एम्प्लॉयर, उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, वो हमारा पेमेंट इन काइंड होता है। नॉन मॉनेटरी मीन्स जो मनी के फॉर्म में नहीं हो, सर्विस तो दे रहा है, वो कुछ ना कुछ हमें दे रहा है। हमारा जो एम्प्लॉयर है वो एज एम्प्लॉय, हम उनके एम्प्लॉय है, तो वो हमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दे रहा है, बट जो भी वो बेनिफिट दे रहा है वो बेनिफिट मनी की फॉर्म में नहीं है, वो नॉन मॉनेटरी टर्म में है। लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है, वो हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता है। आप स्कूल की बस में आ सकते हो, आप स्कूल की बस में जा सकते हो, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्ट पे जो हमारा खर्चा होने वाला था वो हमारा बच गया। अब वो खर्चा हमारा बच गया, तो ये हमारा एक बेनिफिट है जो हमारे एम्प्लॉयर ने हमें दिया है, बट वो एक सर्विस के फॉर्म में, वो मनी के फॉर्म में नहीं है, सिर्फ वो हमारे आने जाने की चीज को इजी कर रहा है, कि जो भी हम पहले अपने कन्वेंस से जाते थे, आते थे, उसने उसको इजी कर दिया, और उसने हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे दी कि आप स्कूल का ट्रांसपोर्ट यूज करिए, और स्कूल का ट्रांसपोर्ट आप यूज करके स्कूल आ जा सकते हो। तो इस टाइप का जो बेनिफिट हो गया वो क्या हो गया? पेमेंट इन काइंड हो गया। साथ के साथ हाउस फैसिलिटी दे देते हैं कई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को, वो अपने लिए रूम बना के रखते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए, और फ्री में उनको रहने की सुविधा कर देते हैं कि आप सब लोग यहाँ पे रहिए फ्री में। तो वो क्या होता है? वो भी उसकी तरफ से एक पेमेंट होती है, बट एक ऐसी पेमेंट होती है जो मनी की फॉर्म में नहीं है। तो ये सब क्या होता है? ये हमारा पेमेंट इन काइंड होता है। पेमेंट इन काइंड मतलब ऐसी पेमेंट्स जो एम्प्लॉयर करता है अपने एम्प्लॉइज को, बट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी, मनी की फॉर्म में ये चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो थर्ड हमारा कंपोनेंट आता है वो आता है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। क्या आता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये क्या होता है? ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है अपने एम्प्लॉइज को, और किसके रिगार्डिंग होता है? उसकी सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, कि एम्प्लॉइज को बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है जो उसके फ्यूचर को सेव करे। तो ऐसी सेफ्टी के लिए एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन अपने एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉयर जो कुछ भी अपने एम्प्लॉइज के लिए करता है, उसको हम लेके जाते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? लाइक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड का जो भी बेनिफिट है वो दिया हुआ है। पीएफ के बारे में सबको पता होगा। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड मतलब कि जब भी एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती है तो उसकी सैलरी में से कुछ परसेंट डिडक्ट होता है पर मंथ, ठीक है। जितना भी उसकी सैलरी से डिडक्ट होता है उतना ही अमाउंट का कंट्रीब्यूशन उसके एम्प्लॉयर को करना पड़ता है। लाइक अगर कोई भी एम्प्लॉय है जिसके 500 रुपए पर मंथ डिडक्ट हुए, ठीक है, 500 रुपए हर महीने उसके डिडक्ट हुए हैं, उन 500 में 500 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन करेगा? वो एम्प्लॉयर करेगा। और फाइनली जो एम्प्लॉय का अकाउंट है, एम्प्लॉय के अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? 1000 अमाउंट जाएगा पर मंथ। तो उसमें क्या था? एम्प्लॉय के कटे तो 500 रुपए थे, बट एम्प्लॉय के अकाउंट में कितने शिफ्ट हो रहे हैं? 1000 रुपीज शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो 500 रुपए एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर दे रहा है, ये अपने एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए पे कर रहा है, कि हमारा एम्प्लॉय जो है उसकी धीरे धीरे करके सेविंग बढ़ती जाए, और अपने वर्किंग टाइम के दौरान
कभी भी एम्प्लॉय अपने इस अमाउंट को विड्रॉ करा सकता है, जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपने प्रोविडेंट फंड को, पीएफ के अमाउंट को विड्रॉ भी करवा सकता है। उसके बाद और क्या कुछ सोशल सिक्योरिटी दे सकता है वो, लाइक पेंशन प्लान हो गए, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज को आफ्टर द रिटायरमेंट पेंशन प्रोवाइड कराना। आप देखते हो ना पेंशन ऑन रिटायरमेंट, बहुत सारे लोगों को जॉब से आने के बाद पेंशन मिलती है, लाइक आर्मी वालों को पेंशन मिलती है, तो वो क्या है, वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी के लिए, कि आपने जब तक नौकरी की, जब तक आपको सैलरी मिल गई, जैसे ही आप रिटायर हुए तो आपको हम पेंशन प्लान देंगे। तो इस टाइप के जो प्लान होते हैं वो सारे हमारे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन होते हैं अपने एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी में। तो इसमें हम एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट जो होता है वो हमें उसमें इंक्लूड करना होता है, क्योंकि पेंशन ऑन रिटायरमेंट एक फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम मीन्स कि पहले हमने उसके लिए जॉब की थी, पहले हमने उसके लिए नौकरी की थी और नौकरी करने के बाद हमें वो पेंशन मिल रही है। इट मीन्स गिव एंड टेक आ गया अगेन। पहले हमने कुछ दिया था, पहले हमने अपनी लाइफ के कुछ साल उनको नौकरी के तौर पे दिए थे, तब वो हमें आज पेंशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसी जो पेंशन होती है, जो रिटायरमेंट पेंशन होती है, वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। बट जो ओल्ड एज पेंशन होती है, ओल्ड एज पेंशन क्या है, एक ट्रांसफर इनकम है, और ओल्ड एज पेंशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं। वहां पे जो भी सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट मिल रहा है, वो सीनियर सिटीजन्स किसी भी टाइप का कोई भी काम गवर्नमेंट के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ वन साइडेड रिसीविंग होती है। गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है, सीनियर सिटीजन्स रिसीव करते हैं, बदले में कोई भी सर्विस वहां पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। तो ओल्ड एज पेंशन का कॉन्सेप्ट जो है वो कभी भी नेशनल इनकम में नहीं जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अदर जो भी रिटायरमेंट प्लान होते हैं, रिटायरमेंट प्लान मतलब ग्रेजुइटी, आपकी ग्रेजुइटी जिसमें आपका हिसाब किताब होता है कि आपने पूरी लाइफ इतने साल काम किया तो आपको कितने रिटायरमेंट के दौरान पैसे मिलेंगे, वो आपका ग्रेजुइटी होता है। तो जितने भी रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं वो सारे आपके एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी के अंडर आते हैं। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है, क्लियर है। यहाँ पे कई बार आ जाता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, कि एम्प्लॉइज ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। लाइक अगर मैं बात करती हूँ कि केरला में कोई भी नेचुरल क्लैमिटी कंट्री में आ जाती है, केरला में फ्लड आया था, तो केरला में फ्लड आया था तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया था। तो वहां पे जो कंट्रीब्यूशन हुआ था वो एम्प्लॉयर का भी हुआ था और एम्प्लॉइज का भी हुआ था। तो हम कभी भी नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते तो उसके दौरान हम एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं करते हैं कभी भी। हमें जो कंट्रीब्यूशन लेना होता है वो एम्प्लॉयर का लेना होता है। हम सिर्फ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को लेके चलेंगे, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन करते टाइम आपको एम्प्लॉइज का भी कंट्रीब्यूशन गिवन है और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन गिवन है, तो उस कंडीशन में आपने जो भी कंट्रीब्यूशन हमारे एम्प्लॉइज ने किया है तो एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करना है। हम सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेके चलेंगे कि एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है वो आपका नेशनल इनकम में जाएगा। अदरवाइज एम्प्लॉइज ने कितना ही कंट्रीब्यूट किया किसी भी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में, हम एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन लेके ही नहीं जाएंगे। अब दीज थ्री आर द मेन सब कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात करते हैं तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल्स टू वेजेस एंड सैलरी प्लस पेमेंट इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इन तीनों सब कंपोनेंट्स का जो सम टोटल होता है वही आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है, ठीक है। लाइक अगर मुझे यहाँ बोला गया है कि जो वेजेस एंड सैलरी है, वेजेस एंड सैलरी आर ₹1000, वेजेस एंड सैलरी का अमाउंट जो है वो 1000 है। उसके बाद पेमेंट इन काइंड इज 500 एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज 600। हमें तीनों चीजों के अमाउंट अलग अलग दिए हुए हैं कि जो वेजेस एंड सैलरी है वो 1000 है, पेमेंट इन काइंड इज 500 रुपीज एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम आर 600। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज? 1000 rupees of wages and salary plus 500 of payment in kind plus 600 of employers contribution in social security scheme. So value of compensation of employees is 1000 plus 500, 1500 plus 600, it will be 2100. जो compensation of employees है वो कितना होगा? 2100 होगा।
क्लियर है? इट मीन्स कि इन तीनों का जो सम टोटल होता है वही आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है। अब एक क्वेश्चन में एक डाउट हमें देखने को मिलता है, आपको क्वेश्चन में सबसे ऊपर एक स्टेटमेंट गिवन है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज 2100, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो 2100 है। अब उसके बाद उसने पेमेंट इन काइंड गिवन नहीं है, बट उन्होंने कहा कि वेजेस एंड सैलरी 1000 है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 600 है। तो हमें क्या लगता है कि भाई वेजेस एंड सैलरी तो लेना था फैक्टर इनकम मेथड में, क्योंकि इनकम मेथड का ही तो पार्ट है वेजेस एंड सैलरी, उसके साथ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी लेना था। तो हम क्या करते हैं, जो हमें 2100 ऑलरेडी गिवन है उसमें हम ये 1000 और ये 600 और ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाता है, क्योंकि जो ये आपका 2100 रुपए गिवन है, जो 2100 अमाउंट आपको यहाँ गिवन है, वो सम टोटल है ऑफ ऑल दीज थ्री, इन तीनों का सम टोटल है वो। इसमें 2100 जो 2100 अमाउंट गिवन है, इसमें वेजेस एंड सैलरी भी है, इसमें पेमेंट इन काइंड भी है और इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। तो क्या चीज याद रखनी है कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, अगर उसका अमाउंट पहले ही ऑलरेडी गिवन है, तो आपके पास बाद में कोई भी चीज गिवन हो आप उसको दोबारा से नहीं लिखोगे। इनको अलग अलग कब जोड़ना है, जब ये अमाउंट गिवन नहीं है, ये 2100 नहीं दिया हुआ, इसको नहीं दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया ही नहीं है, अलग अलग चीजें दी हुई है, वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, पेमेंट इन काइंड दिया हुआ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, या इनमें से कोई एक दिया हुआ है या कोई दो दिया हुआ है, तो तब हम अलग अलग ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को कंप्लीट करेंगे। बट अगर उन्होंने पहले ही बता दिया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 2100 रुपए, तो इसका मतलब इनको अलग अलग लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन सबको जोड़ने से ही 2100 बन के तैयार हुआ है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि किस केस में इन अलग अलग सबको जोड़ना है और किस केस में नहीं जोड़ना है। तो जोड़ना कब है, जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अलग से गिवन ना हो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, पेमेंट इन काइंड दिया हुआ है, अलग अलग दोनों चीजें दी हुई है, तो इन दोनों को जोड़ के हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बना लेंगे। और फिर अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पहले ही क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, तो भले ही बाद में इन चीजों के बारे में कुछ बताया गया हो, बाद में भले ही इनका अमाउंट दिया हुआ हो, हम इनको नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि इस 2100 में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें ये सारा अमाउंट जुड़ा पड़ा है पहले से ही, तो हम फिर इसको अलग से नहीं लेंगे। अगर हमने इनको दोबारा से ऐड कर दिया तो ये क्या क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट हो जाएगी, जिससे हमारे नेशनल इनकम के डाटा ओवर एस्टिमेट हो जाएंगे, ज्यादा आएंगे, एक एक्यूरेट अमाउंट हमें नेशनल इनकम का नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड, that was compensation of employees, and it has three different subcomponents, and these three are wages and salary receiving in monetary term. Second one is payment in kind receiving by employees in non monetary term, and last one is employers contribution in social security scheme. इन तीनों का inclusion क्या होता है, compensation of एम्प्लॉइज होता है। नाउ कम्स टू द सेकेंड वन, सेकेंड कंपोनेंट इज नेशनल इनकम में इनकम मेथड जब हम लगाते हैं तो हमारा जो सेकेंड कंपोनेंट आता है, सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस। सेकेंड कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है कि लेबर का तो यहाँ पे सारा हो गया, लेबर को जो जो चीजें मिलती है वो हो गई, बट लेबर के अलावा जो हम बाकी के फैक्टर्स यूज करते हैं उनके बदले में हमें जो कुछ भी रिसीव होता है, एम्प्लॉइज को जो कुछ भी मिलता है या जो भी इनकम जनरेशन होता है, वो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। और सेम एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो ऑपरेटिंग सरप्लस है उसके भी हमारे 4 सब कंपोनेंट्स होते हैं, और इसके 4 सब कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज योर रेंट। रेंट किसके बदले में होता है, लैंड के बदले में, जो लैंड फैक्टर होता है उसके बदले में हम रेंट की पेमेंट करते हैं। सेकेंड वन इज कैपिटल। कैपिटल के बदले में हमें क्या देना होता है, कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। थर्ड वन इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका जाएगा, एंटरप्रेन्योर का जाएगा। एंड लास्ट वन इज योर रॉयल्टी। दीज आर द 4 मेन सब कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। अब रॉयल्टी क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक नई टर्म आई है, रॉयल्टी। रॉयल्टी मीन्स क्या होता है कि जब भी हम किसी भी फेमस चीज को यूज करते हैं, उसका नाम यूज करते हैं, उसका कॉपीराइट यूज करते हैं, तो उसके बदले में जो भी हमें पेमेंट करनी होती है उसको हम रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। लाइक अगर हम किसी की भी फ्रेंचाइजी लेते हैं, हल्दीराम,
हमने हल्दीराम का नाम यूज किया है, हमने हल्दीराम के नाम से अपना रेस्टोरेंट बनाया है, तो जो हल्दीराम का रियल ओनर है, जो हल्दीराम का ओनर है, उसका नाम यूज करने के लिए हमें उसको कुछ सर्टेन फी अमाउंट पे करना होता है। तो जो भी अमाउंट हम उसको पे करते हैं उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं। क्लियर है। फिर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी हमारा, जो भी हमें बिजनेस में प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट में होता है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, जिन जिन लोगों ने भी बिजनेस में पैसा लगा रखा है, जिन जिन का पैसा उस बिजनेस में लगा हुआ है, हमें प्रॉफिट का हिस्सा उनको देना होता है। और प्रॉफिट का जो हिस्सा हम उनको पे करते हैं उसको हम नाम देते हैं डिविडेंड का। तो सबसे पहले प्रॉफिट में से क्या निकाल दिया जाता है, डिविडेंड निकाल दिया जाता है। वो अमाउंट निकाल दिया जाता है जो कैपिटल लगाने वालों को दिया जाता है, पैसा लगाने वालों को दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। उसके बाद बिजनेस को कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स का नाम देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हर एक बिजनेसमैन को देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स की पेमेंट कर देगा। एंड थर्ड वन इज डिविडेंड भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया। अब जो बच गया उसको बिजनेस में ही रख लेते हैं और नाम देते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का। इट मीन्स ऐसा प्रॉफिट जिसको कहीं भी नहीं बांटा गया, और ये क्या होती है, ये बिजनेस की सेविंग्स होती है फॉर द फ्यूचर। बिजनेस उसको क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, जब भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी तब वो उसका यूटिलाइज कर लेगा। क्लियर। तो प्रॉफिट के 3 पार्ट हो गए, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड अदर नेम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज सेविंग। इन तीनों को मिला के प्रॉफिट बनता है। अब सेम एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस में भी हमें वही चीजें लेके चलनी है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम टोटल ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। इन सब का सम टोटल हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। लाइक अगर रेंट का अमाउंट 500 है, इंटरेस्ट का अमाउंट 200 है, प्रॉफिट इज 500 एंड रॉयल्टी इज अगेन 200, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस? ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। हमें चारों को ऐड करना है और चारों का जो समीशन होगा वही आपका ऑपरेटिंग सरप्लस होगा। सो रेंट इज 500 प्लस दिस 200, 700 प्लस 500 1200 एंड प्लस 200, तो ऑपरेटिंग सरप्लस विल बी 1400। ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400 आ जाएगी। सेम आपको यही प्रोसेस लेना है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस के 1400 गिवन है तो इनको अलग अलग इकट्ठा नहीं करना है, इनको अलग अलग ऐड हम कब करेंगे, जब ये हमें 1400 गिवन ना हो। उन्होंने ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने सिंपली रेंट का अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया, प्रॉफिट का अमाउंट दिया और रॉयल्टी का अमाउंट दिया। उन्होंने इनका अमाउंट दे दिया है और हमें बोला गया हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, तो हम इन सबको अलग अलग ऐड करेंगे और एक कंप्लीट अमाउंट बनाएंगे ऑपरेटिंग सरप्लस का। ठीक है। और ऑपरेटिंग सरप्लस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। हम इन चारों को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस बनाएंगे और ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा कितना आ गया, 1400, जब हमने 500 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 200 किया। क्लियर है। ऐसे ही प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट का ये 500 है, इस प्रॉफिट के 500 में डिविडेंड भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है। अगर 500 प्रॉफिट का दे दिया और बाद में उन्होंने कहा है कि डिविडेंड 100 रुपए, तो अब हमें अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो डिविडेंड तो हमें लेना था, बताया था मैम ने लिखा था सामने कि डिविडेंड तो जाएगा, बट जो ये 500 रुपए हैं इसमें ये 100 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि 500 रुपए टोटल प्रॉफिट है जो कि सम टोटल है। प्रॉफिट का मैंने बताया, प्रॉफिट इज द सम टोटल ऑफ डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है। तो हम इन तीनों को जब ऐड करते हैं तभी हमारा प्रॉफिट बनता है। तो ये 500 रुपए जो है वो इन तीनों का समीशन है, तो तीनों का है, तो जो डिविडेंड हमें 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हमें इग्नोर करना है, उसको हमें नहीं लेके चलना है। इस 100 को हम कब लेंगे, जब ये अमाउंट हमें गिवन ना हो, ये अमाउंट हमें प्रॉफिट का नहीं दिया हुआ, हमें ये चीजें अलग अलग दी हुई है, इनके बारे में अलग अलग हमें बोला गया है कि डिविडेंड 100 है, कॉर्पोरेट टैक्स 200 है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आपका 200 है, तो टोटल प्रॉफिट का अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। क्लियर है। सेम प्रोसेस आपका चलना है कि अगर मेन कंपोनेंट गिवन हो तो सब कंपोनेंट्स को इग्नोर करना है, और अगर मेन कंपोनेंट गिवन नहीं है तो आपको सब कंपोनेंट्स को अलग अलग से ऐड करके एक मेन कंपोनेंट बना लेना है। क्लियर है। नाउ मूव टू द थर्ड कंपोनेंट, एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड इज मिक्स्ड इनकम।
कंपोनेंट मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आपका थर्ड और लास्ट कंपोनेंट है मिक्स इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या होता है कि ओनर ने जो भी अपने काम किए हैं बिजनेस में, तो जब ओनर अपने बिजनेस में काम करता है, अपने पैसे लगाता है, अपनी जमीन लगाता है, तो उसको वेजेस एंड सैलरी की फॉर्म में कुछ भी रिसीव नहीं होता है, बट उसका कंट्रीब्यूशन जरूर होता है उस बिजनेस में। तो वो जो भी कंट्रीब्यूट उसका होता है, जो भी कंट्रीब्यूशन उसने दिया है, उसको हम नाम देते हैं मिक्स इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड का। ठीक है, ये होती है ओनर के काम कि ओनर अगर अपनी फैमिली को लाता है बिजनेस संभालने के लिए, तो उसकी फैमिली वहां से कोई सैलरी नहीं लेती, ना ही वहां से कोई पर्टिकुलर शेयर लेती इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बट कंट्रीब्यूशन बिजनेस में उसका भी रहता है। तो उसका जो भी कंट्रीब्यूशन बिजनेस में जाएगा उसको हम नाम देते हैं मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर है? दिस इज द मेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड. First one is your compensation of employees, and which has 3 subcomponents, and these subcomponents are wages and salary, payment in kind, and employer's contribution. Then second one is operating surplus. It has also 4 subcomponents, and these subcomponents are rent, interest, profit, and royalty. Then last one is your mixed income. फिर हमें इन तीनों कंपोनेंट को अलग अलग से देखना है और फिर हम इन तीनों को ऐड करते हैं। जब भी हम इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलता है? डोमेस्टिक इनकम मिलती है। क्या मिलेगी? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम, एंड डोमेस्टिक इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपीएफसी के इक्वल होता है। और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। हम जब इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो जब भी हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करने से हमें क्या मिलता है? डोमेस्टिक इनकम मिलता है। और जो डोमेस्टिक इनकम हमें मिलेगा, डोमेस्टिक इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जैसे ही हमारे पास यहां से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, तो इस एक एग्रीगेट के बेस पे हमने प्रीवियस क्लासेस में किया है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एग्रीगेट है तो इजीली हम उस एक एग्रीगेट को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे वाले में। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन एग्रीगेट इनटू अनदर वन, वो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के लिए हमने कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात की थी। क्लियर है? आपको याद होगा कि लाइक अगर मेरे पास डोमेस्टिक इनकम आ गई, जब भी मैंने नेशनल इनकम के इनकम मेथड को यूज करते हुए और उसके 3 कंपोनेंट्स को ऐड किया, तो वहां से मेरे पास डोमेस्टिक इनकम आ गई, एनडीपीएफसी आ गया मेरे पास। अब मुझे इसका कन्वर्जन करना है किसी भी दूसरे एग्रीगेट में, लाइक इसकी हेल्प से मुझे नेशनल इनकम निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? कन्वर्ट करूंगी डोमेस्टिक इनकम को, कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम इनटू सेकेंड एग्रीगेट नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम को किसमें कन्वर्ट कर लूंगी? मैं नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लूंगी। और नेशनल इनकम किसके इक्वल होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी के इक्वल होता है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम का मैंने बताया एनडीपीएफसी के इक्वल होता है और नेशनल इनकम किसके इक्वल होता है? एनएनपीएफसी के इक्वल होता है। तो मुझे डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एंड एग्रीगेट कौन सा है मेरे पास? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो अब मुझे इसके इक्वल इसको लेके जाना है, तो अब मैं यूज करूंगी अपने 3 डिफरेंसेस को। और 3 डिफरेंस मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? 3 डिफरेंसेस हमने बात की थी। पहला डिफरेंस था ग्रोस का और नेट का, और ग्रोस और नेट में किसका डिफरेंस बताया था हमने? डेप्रिसिएशन का। ठीक है, ग्रोस और नेट में किसका डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का। ग्रोस अमाउंट जो होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। ग्रोस अमाउंट में हमेशा डेप्रिसिएशन रहता है, बट नेट में नहीं होता है। तो अगर मेरे पास ग्रोस अमाउंट है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है नेट में, ग्रोस को मुझे नेट बनाना है, तो ग्रोस में तो डेप्रिसिएशन है मेरे पास, बट नेट में मुझे डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगी? माइनस डेप्रिसिएशन कर दूंगी यहां से। ठीक है, जैसे ही मैंने ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को निकाल दिया तो ग्रोस क्या बन गया? मेरा नेट बन गया। बट अगर मुझे नेट को कन्वर्ट करना है ग्रोस में, तो नेट है इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं है, बट ग्रोस में तो डेप्रिसिएशन जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी? प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगी। दिस इज योर फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, ग्रोस का और
नेट का। देन कम्स टू द सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस किसका बताया था मैंने, डोमेस्टिक का और नेशनल का। ठीक है, सेकंड जो डिफरेंस था वो किसका था, डोमेस्टिक और नेशनल का। और डोमेस्टिक और नेशनल में किसका डिफरेंस होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का, NFIA। NFIA क्या होता है, NFIA इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रोड। कितने फैक्टर इनकम हमने फॉरेन कंट्रीज से अर्न की है और कितनी फैक्टर इनकम हमने फॉरेन कंट्री को पे की है, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो NFIA होता है। क्योंकि जब भी हम नेशनल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो हम एक्सटर्नल सेक्टर को भी लेके जाएंगे और वहां से भी हम हिसाब किताब लेंगे कि कितना हमने उनसे कमाया है और कितना हमने उनको पे किया है। तो जो एक बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो होता है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। डोमेस्टिक में वो नहीं होता है, क्योंकि डोमेस्टिक में हम बाउंड्री के अंदर अंदर रहने वाले रेजिडेंट्स की इनकम की बात करते हैं। बट जब हम नेशनल के कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं तो नेशनल के कॉन्सेप्ट में हमें उन लोगों की भी कमाई को लेना है जो रेजिडेंट्स तो यहाँ के इंडिया के हैं बट फॉरेन में रह के पैसा कमा रहे हैं, या फिर रेजिडेंट्स तो अदर कंट्री के बट इंडिया में रह के पैसा कमा रहे हैं। तो वो जो ले जाएंगे और हमारे वहां से जो लाएंगे उसका जो डिफरेंस होता है वो ही NFIA होता है। डोमेस्टिक में NFIA नहीं होता है। तो आपको अगर डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो आपको डोमेस्टिक को नेशनल पे जाना है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा NFIA। आप प्लस कर दोगे। और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, आपको नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे NFIA को। ये आपका सेकेंड डिफरेंस था। देन थर्ड डिफरेंस इज, तीसरा डिफरेंस हमारा क्या था, मार्केट प्राइस का और फैक्टर कॉस्ट का। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किसका डिफरेंस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो डिफरेंस होता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो मार्केट प्राइस होता है MRP के साइड में लाइन लिखी होती है, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। इसका मतलब MP में टैक्सेस होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस नहीं होते हैं। तो अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो माइनस NIT, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट बनाना है तो प्लस NIT। आपको इन तीनों डिफरेंसेस को यूज करते हुए एक एग्रीगेट को कन्वर्ट कर लेना है दूसरे में। अब यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में, तो नेशनल इनकम NNPFC, डोमेस्टिक इनकम NDPFC। तो हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे भी नेट है, यहाँ पे भी नेट है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो मेरे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जब मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड किया तो वहां से मेरे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया। बट मुझे इस डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, और डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस किसका होता है, NFIA का होता है। डोमेस्टिक में नहीं होता है, नेशनल में होता है। तो अभी मेरे पास नहीं है बट मुझे वो चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, प्लस NFIA। ठीक है, प्लस NFIA कर दिया। आगे यहाँ भी FC, यहाँ भी FC, कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम की हेल्प से नेशनल इनकम निकालना है तो आपको सिंपली डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड कर देना है। जैसे ही आप डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड करोगे तो वो डोमेस्टिक इनकम क्या बन जाएगा, आपका नेशनल इनकम बन जाएगा। कोई भी एक एग्रीगेट आपके पास हो तो आप बाकी के सारे एग्रीगेट इन तीन डिफरेंसेस के बेस पे निकाल सकते हो। लाइक इसी डोमेस्टिक इनकम की हेल्प से मुझे GDP एट मार्केट प्राइस निकालना है। क्लियर, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, GDP एट मार्केट प्राइस, और मेरे पास डोमेस्टिक इनकम है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट है। तो यहाँ पे ग्रोस अमाउंट है, यहाँ पे नेट अमाउंट है। तो मुझे पहला कन्वर्जन क्या करना है, मुझे नेट को कन्वर्ट करना है ग्रोस में। और नेट और ग्रोस में किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रोस में डेप्रिसिएशन होता है, मेरे पास नहीं था, मुझे ग्रोस बनाना है तो मैं पहले उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगी। देन यहाँ भी डोमेस्टिक है, यहाँ भी डोमेस्टिक है, यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। तो फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं था, मार्केट प्राइस में था, तो उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर, दिस इज योर इनकम मेथड। अब इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि जब भी हम इनकम मेथड को यूज करेंगे तो इनकम मेथड को यूज करते टाइम ऐसा नहीं है हमें इन चीजों को सीधे उठा लेना है, हमें इनकम मेथड को यूज करते टाइम कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखनी है, कुछ सावधानियां हमें बरतनी है। और वो सावधानियां कौन कौन सी होती है, सबसे पहले कि इसमें हम सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे।
ठीक है, हमें सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करना है, ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी कि इनकम के दो टाइप होते हैं, एक फैक्टर इनकम और एक ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम होती है गिव एंड टेक बेसिस, यानी कि हम पहले कुछ करेंगे, कुछ देंगे अपनी तरफ से, कोई सर्विस देंगे और फिर बदले में हमें मनी रिसीव होगी, तो ऐसी इनकम फैक्टर इनकम होती है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हमें सिर्फ फैक्टर इनकम को लेना है, हम ट्रांसफर इनकम को जो बिना कुछ किए हमने कमाई है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे किसी ने हमें पैसे दिए हैं डोनेशन की फॉर्म में, हमें दान दिया है किसी ने, तो दान जो पैसा होता है उसके बदले में काम नहीं करना होता है, तो वो ट्रांसफर इनकम होती है। तो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफर वर्ड लेना ही नहीं है, वन साइडेड पेमेंट लेने ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होती है इसमें हमारी कि कोई भी विंडफॉल गेन और विंडफॉल लॉस या फिर कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस को हम नहीं लेंगे। विंडफॉल गेन क्या होते हैं? विंडफॉल गेन एकदम से होने वाले प्रॉफिट जिनकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लाइक लॉटरी लग गई, पैसा आ गया, तो ये क्या है? विंडफॉल गेन है। या इस टाइप से ही हमें लॉस भी हो सकता है, वो विंडफॉल लॉस होते हैं। तो इस टाइप के जो भी लॉस या जो भी गेन हमारे होते हैं उसको हम नेशनल इनकम में नहीं लेके जाएंगे। नेशनल इनकम में सिर्फ कमाई करके, कुछ काम करके कमाया गया पैसा ही जाता है, इसके अलावा कोई भी अदर बेनिफिट्स अगर हमें होते हैं तो वो हम नेशनल इनकम में लेके नहीं जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जो आपके सेकंड हैंड गुड्स होते हैं उनकी बाइंग और सेलिंग पे कुछ भी आपको मनी या प्रॉफिट कुछ भी हो वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि सेकंड हैंड गुड को हमें सिर्फ एक बार लेना था जब हमने उसको पहली बार बना के तैयार किया था। जब वो पहली बार बना था तब हमने उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया था। बार बार हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार करने से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आती है। तो सेकंड हैंड गुड पे कोई भी बाइंग और सेलिंग होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। नेशनल इनकम में बट जब कोई सेकंड हैंड गुड की बाइंग और सेलिंग कराएगा तो जो डीलर होता है उसका जो भी कमीशन होता है वो हम नेशनल इनकम में लेके जाएंगे, क्योंकि डीलर ने तो कुछ किया है, उसने दो पार्टी को आपस में मिलवाया है, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराया है, उसने अपनी सर्विस दी है और सर्विस जब उसने दी है तब उसने कमीशन कमाया है। तो ये जो कमीशन है ये क्या हो गया? उसकी फैक्टर इनकम हो गया, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्लियर? उसके बाद कोई भी इलीगल एक्टिविटी, अगर आप इलीगल एक्टिविटी से कोई भी पैसा कमाते हो, चोरी करके, सट्टेबाजी से, धोखाधड़ी से, अगर ऐसा कोई भी पैसा आप कमाते हो तो उसको भी नेशनल इनकम में हम नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, नेशनल इनकम में सिर्फ वही इनकम जाएगी जो आपने लीगल एक्टिविटी से कमाई है। इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया कोई भी पैसा नेशनल इनकम में नहीं जाएगा। सेकेंड थिंग, सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर कोई भी खर्चा आप करते हो, कोई भी कुछ भी सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लाइक मारुति कंपनी का ओनर है, उसकी खुद की कंपनी है और उसी में गाड़ियां बनती है, वो उन गाड़ियों में से एक गाड़ी अपने लिए ले लेता है, तो उसने जो गाड़ी अपने लिए ली है उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन तो सेपरेट थिंग्स होती है। कभी भी बिजनेस को उसके बिजनेस के ओनर से नहीं जोड़ा जाता है, दोनों चीजें अलग अलग होती है। बिजनेस पे होने वाला जो भी एक्टिविटी, जो भी ट्रांजैक्शन जाएगा उसको हम नेशनल इनकम में लेके जाएंगे। तो इस तरह से जब भी हम नेशनल इनकम के किसी भी मेथड को फॉलो करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना होता है। अगर हम उन प्रिकॉशंस को ध्यान में नहीं रखते हैं तो वहां से हमारा जो नेशनल इनकम है वो ओवर एस्टिमेट भी हो सकता है और अंडर एस्टिमेट भी हो सकता है। इट मीन्स प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग भी हो सकती है, या कुछ आइटम्स हमारे छूट भी सकते हैं जिससे हमारा नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट हो सकता है। तो जो ये प्रिकॉशंस हैं, इन प्रिकॉशंस को हमें बहुत ध्यान से फॉलो करना होता है और उसके बेसिस पे जब हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं तो वहां से हमारे डाटा जो है वो एक्यूरेट आते हैं या लगभग हम उसके अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाते हैं। Clear? This is all over about the second method of calculating national income, that is national income method, which is also known as factor payment method भी इसको हम बोल सकते हैं और distribution method भी हम इसको बोल सकते हैं। Clear? Okay, thank you so much.